अगले दिन सुबह उठकर प्रलय मेरू के पास जाता है और कहता है, तुम जो करना चाहती हो यही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रलय पहले से ही कुछ तामझाम करके बैठा हुआ था। धूनी उसे देखकर पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रलय मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हम अंदर ही एंजॉय नहीं कर सकते? धूनी हल्की हंसी के साथ कहता है, अच्छा ठीक है। उधर काया, रोशनी और विवेन एक बड़ी फैमिली की सुरक्षा में लगे हुए थे। वे लोग 2 दिनों के लिए छुट्टी पर गए हुए थे। काया विवेन से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है विवेन, इन लोगों पर कोई हमला कर सकता है? विवेन जवाब देता है, इन्हें इसी बात का डर है, इसीलिए हम यहाँ हैं। उधर एक 14 साल का लड़का लगातार रोशनी का पीछा कर रहा था। वो उसी फैमिली का छोटा बेटा था। रोशनी आकर विवेन से कहती है, विवेन मैं जहाँ भी जाती हूँ ये वहीं पहुँच जाता है, कुछ करो इसका। विवेन हंसकर कहता है, वो तुम्हारे साथ खेल रहा होगा रोशनी, आखिर वो एक बच्चा ही है। रोशनी झुंझलाकर कहती है, सच में? वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है। काया चौंक कर कहती है, ओ तो उसे तुम पसंद हो? रोशनी सिर हिलाकर कहती है, उसे अपनी उम्र की लड़की ढूंढनी चाहिए। उधर प्रलय मेरू को लेकर आता है और कहता है, देखो इस कमरे में तुम्हें जो करना है करो, मैंने झूला लगाया है, तुम जाकर झूलो। मेरू कहती है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। प्रलय हंसते हुए जवाब देता है, तो क्या हुआ, एंजॉय तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। मेरू मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ठीक है। दोनों झूला झूलते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने गाते हैं। प्रलय अपनी करण शक्ति से जादू दिखाता है और पहले खुद पर उसे आजमाता है। मेरू उत्साह से कहती है, तुम तो चमक रहे हो, मेरे ऊपर भी आजमाओ। प्रलय थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरू मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं होगा। प्रलय मान जाता है। उसकी करण शक्ति से मेरू के बाल खड़े हो जाते हैं और हल्की सी चमक उठती है। इसके बाद प्रलय कहीं से एक छोटी बच्चों वाली गाड़ी ले आता है। वो आगे बैठता है और मेरू पीछे। दोनों पूरी घर का चक्कर लगाते हैं। प्रलय मजाक में कहता है, हमारी गाड़ी बहुत तेज है ना मेरू? मेरू हंसकर जवाब देती है, हाँ बिल्कुल सर, वे बहुत मजे कर रहे थे। बॉस जब वहाँ से गुजरते हुए अपने ऑफिस की ओर जाते हैं तो धूनी से पूछते हैं, ये क्या चल रहा है? धूनी मुस्कुराकर कहता है, बच्चे खेल रहे हैं। बॉस सिर हिलाकर कहते हैं, ओह अच्छा। वे भी उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। मेरू कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों नाचते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक वे हर दिन कुछ न कुछ मजा करते रहते हैं। अब विवेन, काया, रोशनी की ड्यूटी भी खत्म हो चुकी थी। वे सभी घर लौट आते हैं। आयान और सिहू भी वापस आ चुके थे। घर को देखकर काया कहती है, यहाँ क्या पार्टी हो रही थी क्या? प्रलय अपने कमरे से बाहर निकलकर कहता है, अरे तुम सब आ गए, बताओ ट्रिप कैसी रही? रोशनी झुंझलाकर कहती है, बकवास। प्रलय हैरान होकर पूछता है, इसे क्या हुआ? काया हंसते हुए कहती है, वो लड़का इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। फिर वो कहती है, पर जो भी हो, यहाँ जैसा सुकून कहीं नहीं। कई दिनों बाद सब लोग एक साथ थे। वे अपनी अपनी शक्तियों पर काम करने लगते हैं और मीरू भी खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगती है। अयान मीरू से कहता है, मीरू अपने सारे दर्द, सारी भावनाएं एक ही जगह केंद्रित कर दो। मीरू धीमे स्वर में कहती है, हाँ। वो खुद से बोलती है, मुझ में भी शक्ति है, लेकिन ये आई कहाँ से? अब मीरू पूरी तरह अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगती है। वो अपनी शक्तियों को समझने और उन पर काबू पाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मीरू बाकी सबके साथ घुलने मिलने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उसे अपनी शक्तियों पर थोड़ा नियंत्रण भी होने लगता है। एक दिन मीरू अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। उसके हाथ से नीली रोशनी निकलती है। वो उसे फूंक मारकर काया की ओर भेज देती है। काया उस समय आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। अचानक रोशनी देखकर वो डर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि ये मीरू की शरारत थी। काया उस रोशनी को पकड़कर अपने से दूर हटा देती है। वो रोशनी फिर प्रलय की ओर बढ़ती है और वहाँ से सिहू के पास पहुँच जाती है। सिहू भी फूंक मारकर उसे भगा देती है। अंत में मीरू मुस्कुराकर उस रोशनी को गायब कर देती है। प्रलय मीरू के पास आता है और पूछता है, ये क्या था? मीरू मासूमियत से कहती है, पता नहीं, मैंने बस अपने हाथ से कुछ प्यारी सी चीज निकालने की कोशिश की और ये निकल आया। प्रलय हंसते हुए कहता है, वाह कमाल है। अगले दिन रोशनी, काया, विवेन, प्रलय और अयान किसी काम से बाहर जाने की तैयारी करते हैं। मीरू तुरंत कहती है, मुझे भी जाना है। सिहू उसे रोकते हुए कहती है, मीरू तुम यहीं रहो। मीरू गंभीर होकर कहती है, मेरा यकीन कीजिए, मेरा अपनी शक्तियों पर नियंत्रण है, मैं पहले जैसा कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ पल सोचने के बाद सिहू मान जाती है। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। वे एक बड़े से घर के बाहर रुकते हैं। उसी घर से एक शानदार काली गाड़ी बाहर निकलती है। फिर दोनों गाड़ियां साथ साथ चलने लगती हैं। कुछ दूर जाकर वे शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर रुकती हैं। वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक और वैसी ही काली गाड़ी वहाँ आकर उनके पास रुकती है। दोनों गाड़ियों से एक एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वे अपने अपने लाए हुए सामान की अदला बदली करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वापस अपनी गाड़ियों में बैठ पाते, उन दोनों
दोनों के बैग कोई छीन लेता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब कब हो गया। अगले ही पल वो उनके सामने खड़ा होता है। वो आहाती था। अयान उसकी ओर देखकर कहता है, बस इन्हीं के बारे में मैं सोच रहा था। आहाती अकेला नहीं था, उसके साथ उसके और भी साथी थे। अयान आहाती की ओर बढ़ता है, लेकिन आहाती अपने एक साथी को अयान के सामने भेज देता है। उसके साथी से काया, रोशनी, प्रलय और विवेन लड़ रहे थे। अयान आहाती के पीछे चला जाता है। आहाती अयान से कहता है, मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं है, मेरी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अयान गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद कर। अब मिलिंस के साथ हवा के योद्धा भी वहाँ पहुँच चुके थे। काया हैरानी से कहती है, ये क्या चल रहा है, अब ये यहाँ कैसे आ गए? प्रलय कहता है, किसे पता। काया और विवेन हवा के योद्धाओं की तरफ बढ़ते हैं और रोशनी व प्रलय मिलिंस की ओर। मीरू उन दोनों व्यक्तियों के साथ गाड़ी में थी और वे सभी अपनी अपनी शक्तियों से लड़ रहे थे। अयान जो आहाती के पास जाता है, उससे लड़ते हुए दोनों बैग वापस लेने की कोशिश करता है, पर आहाती बचकर दूर चला जाता है। वे सब लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। वाइब्स उन पर भारी पड़ रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठे हुए दोनों व्यक्ति कहते हैं, क्या वाइब्स उन्हें हरा पाएंगे या नहीं? मीरू आत्मविश्वास से कहती है, वो उन्हें हरा देंगे। तभी डाकर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे अपनी जादुई जंजीरें निकालते हैं और सभी वाइब्स को पकड़ लेते हैं। अयान जो आहाती के साथ लड़ रहा था, ये सब देखकर चौंक जाता है। ये भी यहाँ डाकर के 6 साथी थे और वे अयान को भी अपनी जंजीरों से पकड़ लेते हैं, जो बेहद शक्तिशाली थी। मीरू ये देखकर घबरा जाती है। अरे ये नहीं हो सकता। वे दोनों व्यक्ति घबरा कर कहते हैं, हमारे बैग का क्या होगा? मीरू मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकलती है। एयरमैन के योद्धा मीरू को देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मीरू अपनी शक्ति से उन्हें पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। अयान चिल्लाकर कहता है, मीरू तुम वापस गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन मीरू अयान की बात नहीं सुनती। वो मिलिंस को भी अपनी शक्ति से घायल कर देती है। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। वो डाकर के पास जाकर उन्हें भी घायल कर देती है। अयान चिंता में कहता है, मीरू अपनी शक्तियों पर काबू रखो। कुछ देर बाद मीरू शांत होती है। वो सबको घायल कर देती है और वाइब्स को छुड़ा लेती है। मिलिंस, डाकर और हवा के योद्धा वहाँ से जा चुके थे। वाइब्स भी वापस आ जाते हैं। धूनी उनसे कहता है, तुम सबने काफी अच्छा काम किया। फिर वो मीरू से कहता है, मीरू तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती हो। अयान भी कहता है, हाँ। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं। वे कहते हैं कि वे मीरू को अपने साथ पुलिस विभाग ले जाएंगे, क्योंकि मीरू की शक्तियाँ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वे ये नहीं चाहते कि जो पहले हुआ वो दोबारा हो। धूनी सख्ती से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मीरू यहीं हमारे पास ही रहेगी। पावर पुलिस कहता है, तुम्हें पता है ये तुम नहीं कर सकते। धूनी शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें भी पता है कि इस तरह यहाँ आकर तुम हमें धमका नहीं सकते। मीरू अपनी इच्छा की मालिक है और अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके कारण वो तुम्हारे साथ जाए। पावर पुलिस कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। धूनी गहरी सोच में डूबकर कहता है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ये सच में पुलिस विभाग से ही थे या कोई और? इसके बाद धूनी जहाँ वो रह रहे थे उस जगह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, ताकि कोई भी शक्ति बाहर से अंदर ना आ सके। पर अगली सुबह फिर से पावर पुलिस आती है। वे कहते हैं, हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं, इसलिए हमें अंदर आना होगा। उनकी बात सुनकर धूनी अपना सुरक्षा कवच हटा देता है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, हमें मीरू को अपने साथ ले जाना होगा उसकी जांच के लिए। धूनी गुस्से में कहता है, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हें मार भी सकते हैं और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर धूनी दोबारा चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देता है, लेकिन उससे पहले ही और भी पावर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, जो सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद डार्कर, मिलेंस और एयरमैन भी वहां आ जाते हैं और साथ ही उनके बॉस भी। वे सभी वाइब्स को पकड़ लेते हैं। वाइब्स का बॉस दूसरे ग्रुप के बॉस से कहता है, तो तुम सब आपस में मिल गए हो? कितनी लालच है तुम्हें शक्तियों की। मिलेंस का बॉस हंसते हुए कहता है, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन हम सब उस लड़की का खून पीना चाहते हैं। उसके बाद हमसे ताकतवर और कोई नहीं होगा, इसलिए हम सब एक हुए हैं। वाइब्स का बॉस कहता है, खून कोई शक्ति नहीं, एक शाप है। डार्कर का बॉस ठंडी आवाज में कहता है, मुझे सब पता है, और क्या तुम नहीं जानते कि आखिर वो खून उस लड़की ने कैसे पिया? ये सब उस इंसान की वजह से हुआ है। उसने उस खून को संभाल कर आखिर किस लिए रखा? ओहम, तुम्हें ये खून उसी वक्त पी लेना चाहिए था। ओहम सिर झुकाकर कहता है, हाँ मुझे उसी बात का अफसोस है, लेकिन क्या तुम्हें पता चला कि उस लड़की ने खून कैसे पिया? आयान आगे बढ़कर कहता है, हाँ, जब वो शीशी उस बिल्डिंग से गिरी थी तब उसका ढक्कन नीचे गिरने से थोड़ी देर पहले ही खुल चुका था। मीरू वहाँ से गुजर रही थी और अपनी साइकिल से गिरते हुए उसी बिल्डिंग के नीचे बेहोश हो गई। शायद उसे नाक से सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसलिए बेहोशी की हालत में वो मुंह से सांस ले रही थी और उसी समय वो
सारा खून मीरू के अंदर चला गया। ओहम धीरे से कहता है, अच्छा तो ये हुआ था। डार्कर का बॉस गंभीर स्वर में कहता है, आकारा ने अपनी जान दी, सब कुछ उसके नियंत्रण में आ चुका था। ओहम कहता है, क्योंकि वो इंसान था। इस पर मिलेंस जोर से हंसने लगता है और कहता है, अगर ऐसा था तो उसने पूरी सिटी को क्यों मार डाला? ओहम जवाब देता है, क्योंकि उस सिटी ने उसकी दुनिया छीन ली थी। डार्कर का बॉस गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गई बातें, ये जगह हम सबके लिए छोटी लग रही है, चलो कहीं और चलते हैं। इतना कहते ही वे सभी एक खाली सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वाइब्स उन सब की कैद में थे। वे मिलकर मीरू को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। उसका रक्त बहने लगता है, लेकिन बेहोशी की हालत में भी मीरू उन्हें अपना रक्त निकालने नहीं देती। धूनी अपने शरीर को एक डाकर में बदल लेता है और बाकी वाइब्स को छुड़ाने लगता है। विवेन अपनी सुलाने की शक्ति से एयरमैन को सुला देता है। इसी तरह एक एक करके सभी आजाद हो जाते हैं। प्रलय और काया मीरू के पास पहुंचते हैं, उसे छुड़ाकर दूर ले जाते हैं और वे बाकी सदस्य से भिड़ जाते हैं। मीरू अभी भी बेहोश थी। उसी अंधकार में उसे एक आवाज सुनाई देती है, अब सब नियंत्रण में है, उठो और सबको समाप्त कर दो, वरना वे तुम्हें समाप्त कर देंगे। कब तक खुद से भागती रहोगी? अपनी शक्तियों को बहने दो। मैं और तुम, हम दोनों साथ मिलकर दुनिया जीतेंगे। मीरू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है उसके सामने एक विशाल कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है जो बहुत भयानक था। उसे देखकर मीरू चीख पड़ती है। फिर उसकी नजर दूसरी ओर जाती है। वहाँ एक और व्यक्ति बैठा था जो बाहर से भयानक नहीं था, लेकिन भीतर से बिल्कुल भी शांत नहीं। कुछ ही क्षणों बाद मीरू देखती है कि वो स्वयं भी उन्हीं के साथ एक कुर्सी पर बैठी है। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तभी वो डरावना स्वर गूंजता है, तुम्हें बहुत जल्द हमारे पास आना होगा। उस आवाज के साथ ही मीरू की आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है चारों ओर लड़ाई हो रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं और वो भी उसके लिए। प्रलय उसकी रक्षा कर रहा था। उसने अपनी शक्तियों से मीरू के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। जो भी उसके पास आता वही नष्ट हो जाता। वाइब्स थक चुके थे पर हार नहीं मान रहे थे। पर क्यों? सिर्फ उसके लिए। मीरू उठती है और प्रलय से कहती है, बस करो प्रलय, बहुत हो गया, तुम सब आराम करो। वो आसमान की ओर देखती हुई खड़ी हो जाती है। अपनी शक्ति से वो मिलेंस, एयरमैन, पुलिस पावर और डाकर सब को नष्ट कर देती है। जो लोग उनके साथ थे वे भी नहीं बचते, सिर्फ वाइब्स रह जाते हैं। मीरू हवा में खड़ी थी। वो वाइब से कहती है, मैं भाग भाग कर थक चुकी हूँ, अब और नहीं भागना चाहती। तुम सबने मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब मुझे पता है ये सब कभी पूरी तरह रुकेगा नहीं। उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगता है। हवा थम जाती है, आसमान चुप हो जाता है और फिर मीरू की शरीर वहाँ नहीं रहती। बस एक शांति, एक खालीपन, एक एहसास कि कुछ बहुत कीमती खो गया है। सब बस देखते रह जाते हैं। प्रलय बुदबुदाता है, क्या सच में? पर क्यों? सबकी आंखों में आंसू थे। वाइब्स मीरू का पूरे सम्मान के साथ अंतिम अनुष्ठान करते हैं और अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं। प्रलय वहीं खड़ा रहता है। मुझे लगा था मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, पर शायद मैं गलत था। तभी सीहू वहाँ आती है और कहती है, ये उसने हम सब के लिए किया, उसके फैसले का सम्मान करो। प्रलय सिर झुका देता है, आप सही कह रही हैं। वो आकाश की ओर देखकर धीरे से कहता है, थैंक यू मीरू। और फिर सीहू और प्रलय वहाँ से चले जाते हैं।